ये है इजराइल और ये है उसके पड़ोस में बैठा लेबनान। इनके बीच आज बात इतनी बिगड़ चुकी है कि दोनों देश युद्ध के किनारों पर खड़े हैं। आज जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं तब इजराइल ने लेबनान पर बॉम्बिंग शुरू कर दी है। यहाँ एक मिलिटेंट ग्रुप का चीफ कमांडर मारा जा चुका है। वहीं हमास के चीफ को भी मोसाद ने ईरान में मार दिया है। आलम तो यह है कि 24 घंटे में ही इजराइल ने अपने 2 दुश्मनों को मार दिया है। इसी के जवाब में इंटरनेशनली कई देशों ने दुनिया के इस इलाके में अपनी फ्लाइट्स बंद कर दी हैं। खुद भारत ने एडवाइजरी जारी करके अपने लोगों को इस इलाके से दूर रहने और सावधानी बरतने को कहा है। और यहाँ तक कि रशिया ने तो इजराइल को इस हमले पर वार्निंग तक दे दी है। कुल मिलाकर आने वाले कुछ ही दिनों में पूरा मिडिल ईस्ट जंग का मैदान बन सकता है और हो सकता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट थर्ड वर्ल्ड वॉर को भी जन्म दे दे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? आखिर क्या वजह है कि पहले से वॉर में उलझा इजराइल और लेबनान अब आमने सामने है? अब तक इजराइल को केवल हमास से दिक्कत थी तो अचानक लेबनान कहां से पिक्चर में आ गया? इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में आखिर भारत कहां पर स्टैंड करता है और इस युद्ध का भारत पर क्या असर पड़ सकता है? जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में। देखिए, पहले इजराइल पैलेस्टाइन, फिर इजराइल सीरिया, इसके बाद इजराइल यमन और अब इजराइल लेबनान। सुनकर ऐसा नहीं लगता कि मिडिल ईस्ट में जंग की एक ऐसी आग लगी है जो बुझने का नाम नहीं ले रही है? उल्टा दिन ब दिन ये एक वायरस की तरह फैलती जा रही है। इसकी शुरुआत से तो पहले इजराइल पैलेस्टाइन से हुई थी, लेकिन अब लेबनान इजराइल क्राइसिस भी मिडिल ईस्ट में जन्म ले चुका है। और ये सब शुरू हुआ है उस एक हादसे से जो अभी कुछ दिन पहले इजराइल के गोलान हाइट्स में हुआ था। दरअसल हुआ ये था कि शनिवार के दिन 12 इजरायली बच्चे आराम से गोलान हाइट्स के फुटबॉल ग्राउंड में खेल रहे थे। इनकी ना तो किसी से दुश्मनी थी और ना ही किसी क्राइसिस से कुछ लेना देना था। लेकिन अचानक ही इन पर एक रॉकेट का हमला हुआ और इस हमले में 12 बच्चों की जान चली गई। जहां एक तरफ पहले तो इसे इजराइल के आयरन डोम की गलती बताया गया, वहीं जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये भी सामने आ गया कि ये मिसाइल लेबनान के एक मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह से आई थी। जाहिर था इसके बाद तो इजराइल में विरोध और बदले की आवाज तो उठनी थी। अब एक तरफ तो इजराइल की आम जनता सरकार से सवाल पूछ रही थी कि आखिर उन मासूमों की क्या गलती थी। वहीं इजराइल में भी इंटरनेशनली ये प्रूफ करने में लगा था कि ये मिसाइलें इजराइल से ही आई थी। इसके बदले हालांकि इजराइल ने मिलिटेंट ग्रुप पर कुछ एयर स्ट्राइक भी की, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आने वाले 2-3 दिन में इजराइल जंग लड़ने जैसा डिसीजन ले लेगा। आज करंट सिचुएशन यह है कि इजराइल इस मिलिटेंट के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है। यहाँ तो कि इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने मंगलवार को लेबनान की राजधानी बेरूत में मिलिटेंट ग्रुप के कमांडर पर भी निशाना साधा है। हालांकि इस मिलिटेंट ग्रुप ने बच्चों पर हुए हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया है, लेकिन इजराइल ने बदला लेने की ठान ली है। उसने तो ये भी कंफर्म कर दिया है कि इस स्ट्राइक में कमांडर हसन नसरल्लाह की मौत हो चुकी है। साथ ही उसके सबसे बड़े दुश्मन हमास के कमांडर को भी इजराइल की एजेंसी मोसाद ने ईरान में मार दिया है। मतलब इजराइल की तरफ से उसने अपने दुश्मनों को साफ कर दिया है। लेकिन अब इजराइल के इन हमलों और सभी मिडिल ईस्ट देशों में बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट्स को देखते हुए तुर्की जहां ये कह रहा है कि वो भी इजराइल को इन्वेड कर सकता है और इस हरकत के लिए उसे मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, वहीं रशिया भी उन देशों के कगार में खड़ा है जो इजराइल को चेतावनी देने से पीछे नहीं हट रहा है। यहाँ रशिया का कहना है कि इजराइल ने लेबनान की राजधानी पर हमला करके एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लॉ तोड़ा है। इससे पहले भी रशिया ने कई बार इजराइल को उसकी इन हरकतों के लिए चेतावनी दी थी। लेकिन अब जियोपॉलिटिकल टेंशन इस हद तक पहुंच चुकी है साहब कि जल्द ही इन देशों में जंग की आग लग सकती है और पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 में उलझ सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी देश की राजधानी पर हमला करना सीधे सीधे ऑल आउट वॉर का साइन होता है और ऐसा कोई पहली बार नहीं है जब इजराइल और लेबनान के बीच वॉर की सिचुएशन बनी है। आपको बता दें कि लेबनान को साल 1943 में फ्रांस से आजादी मिली। इसके बाद साल 1948 में इजराइल का गठन हुआ। शुरू से ही लेबनान ने आजादी के प्रमुख नेता रियाद अल सोलह और बेचारा अल खौरी की नीतियों पर इजराइल के बजाय अरब देशों से ज्यादा करीबी रखी है। बता दें कि 1950 के करीब लेबनान में 50% से ज्यादा आबादी ईसाइयों की थी। लेकिन यहाँ पनपे मिलिटेंट ग्रुप ने इजराइल के लिए हमेशा से ही परेशानी खड़ी की है। अभी 1 महीने पहले भी हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर कई रॉकेट्स दागे गए थे और तब भी वॉर की सिचुएशन पैदा हो गई थी। दरअसल पिछले साल 7 अक्टूबर से ही इस ग्रुप ने इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। वो इजराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर से लगातार हमले कर रहा था।
हालांकि तब इजराइल ने मामलों को संभालते हुए कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया था, लेकिन तब भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी थी कि अगर हिजबुल्लाह ने पूरी तरह से युद्ध शुरू किया तो बेरूत को गाजा में ही बदल दिया जाएगा। और इसी वार्निंग को मानते हुए इजराइल चुप नहीं बैठा है और खासकर मिलिटेंट ग्रुप के कमांडर के मरने के बाद तो हिजबुल्लाह ने भी साफ कर दिया कि वो भी युद्ध लड़ेगा और इजराइल से इसका बदला जरूर लेगा। आपको बता दें कि लेबनान में एक्टिव ये मिलिटेंट ग्रुप कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट के सबसे पावरफुल ग्रुप में से इसकी गिनती होती है। खुद इसे ईरान और सीरिया जैसे देश सपोर्ट करते आए हैं। इस ग्रुप के इतिहास के बारे में आपको थोड़ा बताएं तो इसको रियलिटी में 1982 में फॉर्म किया गया था, स्पेशली तब जब इजराइल ने लेबनान पर आक्रमण किया था। इस मिलिटेंट ग्रुप का मुख्य उद्देश्य तब लेबनान से इजरायली बलों को बाहर निकालना और एक इस्लामी राज्य की स्थापना करना था। बस तभी से ये ग्रुप लेबनान में एक्टिव और पावरफुल होता चला गया। यहाँ तक कि इसने खुद को राजनीतिक पार्टी के रूप में भी पेश किया और लेबनान की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज की तारीख में हिजबुल्लाह के लेबनान की सरकार में कई सांसद और मंत्री हैं। कई बार उनके सहयोग से लेबनान में सरकार बनी है। 2016 में उसने ईसाई नेता मिशेल ऑन का समर्थन भी किया था और उन्हें राष्ट्रपति बनाया था। हालांकि 2022 के चुनावों में हिजबुल्लाह ने अपना बहुमत खो दिया, लेकिन राजनीति में उनका दबदबा अभी भी बना हुआ है। लेबनान में कई विरोधी पार्टियां आरोप लगाती हैं कि हिजबुल्लाह लेबनान को इजराइल के साथ संघर्ष में धकेल रहा है, लेकिन लेबनान पर इस मिलिटेंट ग्रुप के पकड़ को कोई ढीला नहीं कर पाया है। ये इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि लेबनान में लोग इन्हें मानते हैं। वहाँ कई सामाजिक सेवाओं, अस्पतालों और स्कूलों का संचालन भी इन्होंने ही किया है। हालांकि कई देशों के लिए ये मिलिटेंट ग्रुप एक आतंकवादी संगठन जरूर है, लेकिन इजराइल के साथ कई बार ये संघर्ष में शामिल रहा है और इसे ईरान और सीरिया से खास समर्थन भी मिलता है। अब इस बार ये मिलिटेंट ग्रुप इसलिए पिक्चर में आया है क्योंकि इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में ये सभी संगठन हमास को सपोर्ट करते हैं और इजराइल के गाजा में हो रहे हैं एक्शन को गलत मानते हैं। हिजबुल्लाह ने तो बार बार कहा भी है कि जब तक गाजा में युद्ध विराम लागू नहीं हो जाएगा तब तक वो इजराइल पर अपने हमले कर सकता है। हालांकि यह संघर्ष गाजा से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब इजराइल ने जो किया है इससे मिडिल ईस्ट में वापस वो सिचुएशन देखने को मिल सकती है जो कभी इजराइल की इंडिपेंडेंस के वक्त देखने को मिली थी। उस वक्त इजराइल के खिलाफ सभी मुस्लिम नेशन एक साथ आए थे और हर फ्रंट से इजराइल को जंग देखने को मिली थी। हालांकि इस बार लड़ाई अरब नेशन से देखने को नहीं मिली, लेकिन ये भी सच है कि इस बार ऑल आउट वॉर की सिचुएशन खुद इजराइल ने ही बनाई है। अब एक तरफ तो इसने लेबनान के ग्रुप के कमांडर हसन नसरल्लाह को खत्म किया है, वहीं दूसरी तरफ इन्होंने हमास चीफ इस्माइल हानिया को भी मार दिया है। अकेले 24 घंटे में जिस तरह से इजराइल ने मिडिल ईस्ट में कार्रवाई की है उससे पूरे अरब देश आंख उठाकर देख रहे हैं। खासकर प्रॉब्लम ये है कि इजराइल ने ये सब तब किया जब ईरान के तेहरान में हमास की चीफ मीटिंग कर रहे थे। जाहिर है इस हमले को ईरान अपने ऊपर हुए हमले की तरह तो लेगा ही। इससे उम्मीद है कि ईरान भी पूरे जोर से इजराइल पर हमला कर सकता है। उधर टर्की ने भी ऐसा ही करने का साइन दिया है, जो कि एक नेटो देश है। ऊपर से अमेरिका भी बोल रहा है कि अगर इजराइल के खिलाफ रिटेलिएशन हुआ तो वो भी युद्ध में कूदेगा और इजराइल का साथ देगा। अब इससे तो यही समझ में आता है कि आज मिडिल ईस्ट एक ऐसे बम पर बैठा है जो कभी भी फट सकता है। इसमें अगर हम मिलिट्री पावर की कंपैरिजन करें तो ये याद रखना जरूरी है कि हिजबुल्लाह ग्रुप की फंडिंग ही करता है और वो अगर युद्ध में कूदेगा तो ईरान भी युद्ध का हिस्सा बन जाएगा। यहाँ आपको बता दें कि वर्तमान में हिजबुल्लाह अपने पास करीब 1 लाख लड़ाके होने का दावा करता है। हालांकि कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि उसके पास 50,000 करीब लड़ाके हैं। हिजबुल्लाह के पास में बड़ी संख्या में छोटी और इजराइल के अंदर तक मार करने वाली मिसाइलों का जखीरा है। इसके अलावा ईरान के मिलिट्री पावर देखें तो मिलिट्री के मामले में ईरान 14वें और इजराइल 17वें स्थान पर है। ईरान की आबादी 8.75 करोड़ से ज्यादा है तो इजराइल की मात्र 90 लाख से थोड़ी अधिक है। ईरान के पास मिलिट्री में काम करने लायक फिट लोगों की संख्या 4.11 करोड़ है, जबकि इजराइल के पास मात्र 31.56 लाख। अगर गिनती इजराइल रिजर्व फोर्स की जाए तो ईरान के पास कुल सैनिकों की संख्या 11.80 लाख है, जबकि इजराइल के पास 6.70 लाख। इसमें ईरान के पास रिजर्व सैन्य बल 3.5 लाख और जबकि इजराइल के पास 4.65 लाख सैनिक हैं। जाहिर है यहाँ इजराइल ईरान से थोड़ा आगे, लेकिन ईरान के पास सैनिक ज्यादा हैं। अब बात अगर दोनों देशों की एयरफोर्स पावर की करें तो ईरान की वायुसेना के पास तकरीबन 551 एयरक्राफ्ट रिजर्व में है, जबकि 358 एक्टिव हैं।
वहीं इजराइल के पास 612 रिजर्व और 490 एक्टिव एयरक्राफ्ट है। ईरान के पास 186 फाइटर जेट्स हैं, जिनमें से 121 हर समय हमले के लिए तैयार रहते हैं, जबकि इजराइल के पास 241 फाइटर जेट्स हैं, जिनमें से 193 हमले के लिए तुरंत रेडी रहते हैं। यानी इन मामलों में भी इजराइल ईरान से काफी आगे। अब इनके पावर की कंपैरिजन अगर मिलिट्री टैंक और आर्टिलरी में करें तो ईरान के पास टैंक काफी ज्यादा हैं, जबकि इजराइल के सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी ज्यादा है। आज की तारीख में दोनों देशों के टैंक देखें तो ईरान के पास कुल मिलाकर 1996 टैंक्स हैं, जिनमें से 1397 हर समय जंग के लिए तैयार रहते हैं। वहीं इजराइल के पास 1370 टैंक हैं, जिनमें से 1096 टैंक्स हमेशा हमले के लिए तैयार रहते हैं। अगर सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात करें तो ईरान के पास 580 हैं, जिनमें से 406 एक्टिव सर्विसेज में हैं, बाकी स्टॉक में। वहीं इजराइल के पास 650 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी हैं, जिनमें से 540 हमला करने के लिए तैयार हैं। एयर स्ट्राइक और मिलिट्री में तो एक बार को इजराइल ईरान को जीत भी सकता है, लेकिन आप और हम भी जानते हैं कि आज के वक्त में नेवी कितनी बड़ी ताकत है, जहां पर जीत युद्ध का पूरा रुख बदल सकती है। और यहाँ इजराइल ईरान से हार जाता है, क्योंकि ईरान के पास कुल 101 नौसैनिक एसेट्स हैं, जबकि इजराइल के पास 67 ईसी के साथ दोनों देशों के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर या हेलीकॉप्टर कैरियर्स नहीं है, ना ही दोनों के पास कोई डिस्ट्रॉयर्स हैं। फिर भी ईरान के पास 7 फ्रिगेट हैं, जबकि इजराइल के पास एक भी नहीं है। और ये तो केवल ईरान की पावर है। अगर सारी अरब पावर्स इजराइल के खिलाफ एकजुट हो जाती हैं, तो टर्की जैसे नेशन की पावर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस युद्ध में देखना भी दिलचस्प होगा वैसे कि आखिर भारत किसकी साइड से लड़ेगा। दरअसल भारत के सामने प्रॉब्लम ये होती है कि भाई हमारा देश हमेशा डिप्लोमेटिक तरीके से वॉर सुलझाने पर ध्यान देता है। ऊपर से रशिया के बयान ऐसे रहे हैं कि भारत ना तो खुलकर इजराइल के खिलाफ जा सकता है और ना ही रशिया को सपोर्ट कर सकता है। अब एक तरफ रशिया भारत का बहुत पुराना साथी रहा है, वहीं इजराइल भी उन देशों में से एक है जो भारत के साथ दोनों के लिए आगे रहे। खुद कारगिल वॉर में भी हमारे सैनिकों की मदद करने के लिए इजराइल ही आगे आया था। इसलिए देखना दिलचस्प हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन में भारत किस देश की तरफ रुख करता है। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि इस युद्ध पर विराम लगाने के लिए भारत एक बड़ा रोल निभाए। दोस्तों, इस पर आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।